हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में फिर से नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ, जिसका नाम है फ्लैटुलेंस यानी गैस। फ्लैटुलेंस के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही कॉमन हो चुका है, आजकल देखा जाता है पेशेंट में, बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं फ्लैटुलेंस यानी गैस की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। बिल्डअप ऑफ गैस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में, यानी ईसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक जो गैस बनता है, जो बबल्स बनते हैं, उसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं, यानी कि गैस बोलते हैं। इसमें हमको करना क्या होता है, जो मोटा मोटा पकड़ते हैं, यानी नॉन मेडिकेटेड, यानी बिना दवा के हमको परहेज क्या करना है, किस तरीके से फ्लैटुलेंस को कम किया जा सकता है। तो अवॉइड क्या क्या करना है, आइए देखते हैं। ऑयली एंड स्पाइसी फूड, तेल, चिकना, मिर्च, मसाले को कम कर देना है और कोशिश करिए कि अवॉइड ही करिए। एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि हम लोग पीते हैं, पेप्सी हो गया, फैंटा हो गया, माजा हो गया, और जो जो भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो मिलते हैं, जिसको पीने के बाद डकार आती है, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, जिसको पीने के बाद डकार आती है, उसमें होता क्या है एक्चुअली में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। तो पीने के बाद जैसे ही डकार आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है कार्बोनेटेड ड्रिंक से। तो सबको ऐसा लगता है कि जैसे वो एसिड बाहर होता है, लेकिन एक्चुअली में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर होता है। तो एरेटेड ड्रिंक्स से जो है परहेज करना। इसकी वजह से ये लोग जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से, जो सॉफ्ट ड्रिंक मिलते हैं जो ठंडा होता है, वो पीने की वजह से गैस निकलता है, लेकिन एक्चुअली में वो गैस क्रिएट करता है, बनाता है, और जो डकार के साथ बाहर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसीलिए इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं और एरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। और स्मोकिंग भी नहीं करना, स्मोकिंग की वजह से भी फ्लैटुलेंस होता है। पान बंद करना है। ओवर ईटिंग, यानी बहुत ज्यादा नहीं खाना है, जितना भूख लगे उससे कम ही खाना है। बहुत ज्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से भी फ्लैटुलेंस यानी गैस बनता है। ऑनियंस, प्याज को कम करना होगा या बंद करना होगा, प्याज की वजह से भी होता है। पियर यानी कि नाशपाती, दाल्स, मटर, बीन्स, यानी जो मटर के दाने होते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, जो भी बीन्स होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। टी, कॉफी और नींद बराबर से न लेना, उसकी वजह से भी फ्लैटुलेंस हो सकता है दोस्तों। तो अब ये तो हो गया कि नॉन मेडिकेटेड चीज हो गया, जो कि आम पब्लिक या आम इंसान ये हैबिट को बंद कर सकता है और अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल में हर एक चीज काम कर सकता है। तो अब आइए देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा, एक इजी पैटर्न में आपको बताते चलूंगा कि क्या है ट्रीटमेंट में। सबसे पहली चीज जो यूज करना है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को यूज करना है। यानी जो भी गैस है, ज्यादातर जो सेंट्रल जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है, स्टमक पार्ट से नीचे बीच वाले हिस्से में। जैसे ये हो गया ईसोफेगस हो गया, ये हो गया स्टमक हो गया, ये डियोडेनम। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड, कोलोन वगैरह, यहाँ पे जो अम्लाइकस एरिया यानी नाभि के पास में होती है, यहाँ पे गैस बनता है। तो इसको हजम करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्रॉपर वो बबल्स बाहर निकल जाए। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हो गया बेस्टोजाइम, टैबलेट बेस्टोजाइम को लेना है बीडी, यानी सुबह शाम 15 दिन के लिए लेना है। और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, जैसे यूनि एंजाइम हो गया, ल्यूपिजाइम हो गया। इसमें मिला क्या रहता है, इसमें जो कंटेंट रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम के, जो टैबलेट बेस्टोजाइम, यूनि एंजाइम, ल्यूपिजाइम, इन सब में ज्यादातर फंगल डायास्टेज, पेपेन, चारकोल, डाइमेथिकॉन, सेमिथिकॉन, और यही सब कंटेंट से मिलकर बनता है, जो कि बबल को कम करता है और बबल को इंटेस्टाइन से और रेक्टम के जरिए पास करता है, यानी गैस को बाहर निकालता है। जो दूसरे नंबर का जो ट्रीटमेंट हो गया वो हो गया टैबलेट डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, ये भी एक गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है, यानी आंतों की जो मूवमेंट है उसको वापस के बदले नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाता है, जिसकी वजह से बबल्स जो गैस है वो पास हो जाते हैं। कभी कभी आंतों की मूवमेंट कम होने की वजह से भी फ्लैटुलेंस क्रिएट होता है, तो ये बाहर निकल जाता है। तो इसको खाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा खाने से पहले दिन में 3 बार देना है। जो तीसरा हो गया वो हो गया टैबलेट गैनाटोन। गैनाटोन 50 mg TDS 3 बार देना है, या टैबलेट मोजाप्राइड 5 mg देना है। 5 mg ये भी BD टू TDS देना है, यानी 2 बार से लेके 3 बार। ये जो गैनाटोन हुआ और मोजाप्राइड जो हुआ, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ये भी इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, यानी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है। तो आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है, लेकिन ये जो गैनाटोन हो गया
और जो मोसाप्राइड हो गया, इपराट्रोप्राइड हो गया, लियोसल्प्राइड हो गया, काफी महंगी मेडिसिन आती है, इसलिए आम पब्लिक या आम पेशेंट इसको यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको डोमपेरिडोन को ही अच्छा विकल्प लेकर के चलना है। रेगुलर क्लिनिक में, जनरल क्लिनिक में ये गैनाटोन हो गया, मोसाप्राइड हो गया, लियोसल्प्राइड हो गया, इपराट्रोप्राइड हो गया, बहुत महंगा है, इसलिए ये आम पेशेंट यूज नहीं कर सकता है। तो इसकी जगह पे डोमपेरिडोन ही बेस्ट रहेगा। जो चौथा नंबर है अल्बेंडाजोल है, एंटी पैरासाइटिक दवा है, 400 mg स्ट्रेट डोज में एचएस नाइट में देना है, सिंगल डोज में देना है। कभी कभी पैरासाइट होने की वजह से भी इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस बनता है और डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पैरासाइट को भी रिमूव किया जाता है। जो पांचवा, अगर म्यूकस आ रहा है स्टूल में, यानी गैस बनने के साथ में अगर स्टूल में म्यूकस आ रहा है, संडास में ऐसे चिकनापन जैसा आता है, म्यूकस की जैसा, झाग के जैसा आता है, तो करना क्या होगा, यहाँ पे हमको एंटी अमीबिक दवा का इस्तेमाल करना है। एंटी अमीबिक दवा में से कौन सी दवा हो गई, मेट्रोनिडाजोल, ऑर्निडाजोल या ट्रिनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल को इस्तेमाल करना है 400 mg टीडीएस, मेट्रोनिडाजोल 400 mg टीडीएस देना है 5 दिन के लिए। या अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं देना है तो उसकी जगह पे ऑर्निडाजोल यूज कर सकते हैं या टिनिडाजोल यूज कर सकते हैं, ये भी एंटी अमीबिक दवा है और साथ में इसके एंटी अमीबिक दवा है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंट्रोक्विनाल जो आती है, जो अभी तो काफी पुराने वर्जन की दवा हो गई इंट्रोक्विनाल, वो भी एंटी अमीबिक के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। और जो छठवां कारण हो गया वो हो गया अगर इफ कॉन्स्टिपेशन, अगर मरीज को कब्ज की शिकायत रहती है तो ऐसे कंडीशन में भी संडास पास नहीं होता है बराबर और इंटेस्टाइन यानी आंतों में बबल्स बनते रहते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो प्रॉपर अगर उसको स्टूल पास करवाएंगे, सुबह में संडास बराबर होगा तो बबल्स कम बनेंगे, आंतों की मूवमेंट प्रॉपर रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, लैक्सेटिव यूज करना है। लैक्सेटिव में जैसे लिक्विड पैराफिन आता है 15 से 30 ml, जरूरत के हिसाब से आप रात में गुनगुने पानी के साथ में देना है। और दूसरा जो लैक्सेटिव हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये भी नाइट ही में देना है। सोडियम पिकोसल्फेट हो गया, बाइसल्फोटिल हो गया, ये बहुत सारी दवाएं हैं जो लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है और कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। अगर एक सिरप स्मूथ आता है, इसको 20 से 30 ml रात में दिया जाता है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसका कॉम्बिनेशन दवाई आती है स्मूथ में, बाकी जो मैंने लैक्सेटिव बताया वो सिंगल कंटेंट बताया है। अगर रेगुलर बेस पे लेना है तो इसबगोल हस्क यानी इसबगोल की भूसी वगैरह जो आती है, जो पाउडर आता है, उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती है, उसको लैक्सेटिव के तौर पे रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। तो अदर ड्रग को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इतनी सारी दवाओं से आराम नहीं हो रहा है, लग रहा है कि कम आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमको और भी अदर ड्रग ट्राई करना है, तो इसमें से हम उठाएंगे, बेस्टोजाइम ले लेंगे, डोमपेरिडोन ले लेंगे, अल्बेंडाजोल स्ट्रेट ले लेंगे, गैनाटोन छोड़ देंगे महंगा होने की वजह से, और म्यूकस आ रहा है तो एंटी अमीबिक लेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये लेंगे। फिर अदर ड्रग में हम लोग ट्राई करेंगे लिक्विड जेलुसिल एमपीएस 1 टीएसपी टीडीएस। अगर एसिडिटी भी होती रहेगी साथ में, मूवमेंट कम होने की वजह से हाथों में, तो एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको देखना यहाँ पे है, कभी कभी होता क्या है कि फ्लोरा मर जाते हैं, इंटेस्टाइन में फ्लोरा मर जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो बैड बैक्टीरिया अगर डेवलप होंगे तो वहां पे बबल्स क्रिएट होगा। तो करना क्या है, हमको गुड बैक्टीरिया को जनरेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमको सपोर्ट देना होगा प्री एंड प्रोबायोटिक का। प्री एंड प्रोबायोटिक का जब सपोर्ट देंगे तो कैप्सूल वाइबैक्ट आता है, वाइबैक्ट डीएस आता है, इसको यूज करेंगे, जिसकी वजह से हेल्दी अच्छे बैक्टीरिया जनरेट होंगे, जिसकी वजह से अमीबा या बैड बैक्टीरिया किल कर देगा। तो इससे भी फ्लैटुलेंस उतना गैस नहीं बनेगा। तीसरा होता है सॉर्बिलिन। सॉर्बिलिन को हम इसलिए लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर फैटी लीवर हो गया किसी को, या किसी भी तरीके से लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो सॉर्बिलिन लेने के नाते वो प्रॉपर लीवर काम करने लगेगा। और एक्सेसिव अगर फैट जमा हो रहा है लीवर पर, फैटी लीवर ग्रेड में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी, तो उसकी वजह से जो है वो फैट रिमूव होगा और डाइजेशन प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस गैस उतना नहीं बनेगा। तो इसको लेना कैसे है, सॉर्बिलिन को 10 ml या 1 चम्मच आधे कप पानी में घोल के आधे घंटे पहले दिन में 3 बार लेना रहेगा। चौथा हो गया कार्मिसाइड।
कार्मिसाइड लिक्विड हो गया, इसको 1 चम्मच ले सकते हैं दिन में 3 बार। ये कार्मिनेटिव होता है, कार्मिनेटिव होता है, इसको ले सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में कोई आम नहीं है, इसलिए इसको कार्मिसाइड को छोड़ देते हैं, पढ़ाने के तौर पे बता दिया, इसको छोड़ देते हैं। और अगर इसमें भी अगर अमीबिक है तो इंट्रोक्विनॉल ले सकते हैं, वही 1 टैबलेट बीडी 10 डेज के लिए, तो या तो इंट्रोक्विनॉल यूज कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल कोई भी ले सकते हैं। तो मोटा मोटा हमको देखना यहाँ पर ये है कि अब अगर पूरा फ्लैटुलेंस क्रिएट हो रहा है तो हमको ट्रीटमेंट में एक पैटर्न में लास्ट टाइम बता रहा हूं, एक पैटर्न में क्या क्या निकाल लेना है। बेस्टोजाइम ले लेना है 1 नंबर, डोमपेरिडोन ले लेना है 2 नंबर, अल्बेंडाजोल स्टेट में ले लेना है 3 नंबर, अगर म्यूकस आ रहा है तो एंटी अमीबिक ले लेना है 4 नंबर, और ये वाइबेक्ट अगर फ्लोरा डिस्टर्ब लग रहा है तो वाइबेक्ट यूज कर लेंगे, अगर फैटी लीवर है तो सॉर्बिलिन यूज कर लेंगे। अब आते हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। तो देखेंगे ये ट्रीटमेंट देने के बाद में अगर लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ, यानी कुछ जांचें कराई जाती हैं पेशेंट को बोल करके कि आराम नहीं हो रहा है तो आपको जांच कराना है ताकि डायग्नोसिस परफेक्ट हो सके और डॉक्टर को सपोर्ट मिल सके। तो आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन में करना क्या है फ्लैटुलेंस में, सबसे पहले हम स्टूल का जांच कराते हैं, यानी पेशेंट के संडास का, लैट्रिन का, उसकी पॉटी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें अमीबा को देखते हैं, जियार्डियासिस को देखते हैं और वर्म को देखते हैं, टैप वर्म को देखते हैं कि इसमें स्टूल में कौन सा बैक्टीरिया है, अमीबा है, जियार्डियासिस क्या है, उस हिसाब से चेक करके फिर उसी हिसाब से प्रॉपर डोज में ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन देखने के पीछे कॉज ये होता है कि कहीं पैरासाइट्स वगैरह तो नहीं, अगर बॉडी में पैरासाइट जमा होते हैं तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन में कमी आती है। और तीसरा नंबर ब्लड शुगर देखते हैं। ब्लड शुगर देखने के पीछे अभी आप सोच रहे होंगे कि गैस में शुगर से क्या लेना देना है, फ्लैटुलेंस में गैस से शुगर का क्या लेना देना है। तो होता ये है दोस्तों कि किसी पेशेंट को जब डायबिटीज हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी जो नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंतों के मूवमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आंत की मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी तो जो बबल्स बनेगा, जो गैस बनेगा, वो इंटेस्टाइन यानी उसमें आंतों में ही जमा होकर रह जाएगा और बाहर प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, उसकी वजह से ब्लड शुगर भी देखा जाता है। चौथा जो कंडीशन हो गया, यूएसजी करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के पीछे कारण ये होता है कि फैटी लीवर देखेंगे, लीवर का कंडीशन क्या है, आंतों की कंडीशन देखेंगे, गाल ब्लैडर चेक करेंगे, यानी पित्त, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में कहीं रुकावट हो गया है, कोई डैमेज हो गया, किस चीज की वजह से हो रहा है, पूरा स्कैन करेंगे। और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड वगैरह भी देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड बढ़ जाता है आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से, जो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। और चौथा चीज जो रहेगा यूएसजी में, कभी कभी होता क्या है कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस बहुत ज्यादा, यानी आंत की टीबी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी फ्लैटुलेंस गैस बहुत ज्यादा बनता है। पांचवा जो नंबर हो गया इन्वेस्टिगेशन का, ये सब जनरल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं। पांचवा नंबर जो इन्वेस्टिगेशन का हो गया वो हो गया सिग्मोइडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी, इफ इंडिकेटेड, अगर लगे तो। अब सिग्मोइडोस्कोपी क्या हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, सिग्मोइडोस्कोपी के बारे में बताएंगे। जैसे ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, डियोडेनम हो गया, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होते 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 फिर ये हो गया एक लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया रेक्टम। अब करते क्या है सिग्मोइडोस्कोपी में, रेक्टम के जरिए स्कोप डालते हैं, कैमरा डाल के, और यहाँ सिग्मोइड को, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको स्कोप के जरिए देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, ट्यूमर्स है या कोई इसका जो मेम्ब्रेन है क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, हो क्यों रहा है, तो उसको स्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन को जो है एनल के जरिए डाल के चेक करते हैं। और गैस्ट्रोस्कोपी हो गया, गैस्ट्रोस्कोपी इसमें एंडोस्कोपी भी करते हैं, जो कैमरा डाल के ऊपर से ईसोफेगस के रास्ते पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को चेक किया जाता है। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज यूट्यूब पर आए, फॉलो करें और मुझे उत्साह दे। धन्यवाद।